Hello my dear student, welcome to APU classes. This is your biology teacher and today I will teach you 11th NCERT digestion and absorption. तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जैसे हम लोग जो फूड खाते हैं वो लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं। तो उनको जब हम सिंपलर फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं तो डाइजेशन होता है। जैसे आप लोग फूड खाते हो, सपोज दैट ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है। क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है। ठीक है, सपोज दैट जैसे हम लोग फूड लेते हैं उसमें राइस जो होते हैं हमारे पल्स होते हैं, चपातीज होती हैं, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स फूड है, डायरेक्ट हमारे ब्लड में नहीं मिलते हैं ना। तो कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करेंगे या ब्रेक डाउन करेंगे किसमें? सिंपलर फॉर्म। ये सिंपल फॉर्म ऑफ फूड हो गया, सिंपल फॉर्म ऑफ फूड। ओके, तो देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये नॉन एब्जॉर्ब फूड है। जैसे जब आप लोग फूड खाते हो, दाल चावल सब्जी रोटी लेते हो, क्या डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है? तो वो नॉन एब्जॉर्ब है। जब कोई चीज़ आपके ब्लड में मिल जाता है तो वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये क्या है? नॉन एब्जॉर्बेबल फूड। नॉन ये क्या है? एब्जॉर्ब। ओके, तो डाइजेशन क्या है? जब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म ऑफ फूड में ब्रेक डाउन करते हैं तो इसी को डाइजेशन कहते हैं। ओके, तो डाइजेशन नॉन एब्जॉर्बेबल फूड को एब्जॉर्बेबल फूड में तोड़ते हैं। ठीक है, या पॉलीमर फॉर्म ऑफ फूड होता है। अभी मैं बताती हूँ इसको क्लियर करके। पॉलीमर ऑफ फूड, फॉर्म ऑफ फूड, जैसे स्टार्च हुआ, जब उसको सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करते हैं, पॉलीमर को किसमें? मोनोमर में, यानी सिंपल फॉर्म। ओके, जैसे आप जो फूड लेते हो, सपोज दैट आपने फूड लिया, ठीक है, डेली आप खाना खाते हो, उसमें सपोज दैट आप राइस खाते हो या चपाती खाते हो, स्टार्च हो गया, या जो आप लोग दाल खाते हो उसमें उसमें जो पल्सेस खाते हो उसमें क्या है? उसमें प्रोटीन हो गया। ठीक है, और भी जो कुछ आप लोग खाते हो जैसे लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें आपके फूड में होते हैं। ठीक है, ये जो फूड में होते हैं जब ये सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं, स्टार किस में टूट गया? ग्लूकोज में। जब तक इस सिंपल फॉर्म में, ये पॉलीमर फॉर्म जब तक सिंपल फॉर्म में नहीं ब्रेक डाउन होगा तब तक ये डाइजेशन कंप्लीट नहीं माना जाता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड, लिपिड, फैटी एसिड, मतलब फैटी एसिड, ग्लिसरॉल मतलब नॉर्मल में, अमीनो एसिड मतलब लास्ट में जो आपके न्यूक्लियस मतलब इसमें डीएनए आरएनए सब जब तक टूट नहीं जाता तब तक ये डाइजेशन कंप्लीट नहीं माना जाता। ओके, देखिए अब डाइजेशन एक चीज़ आपको और बताते हैं। डाइजेशन एक बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। डाइजेशन क्या है? एक बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। कैसे? मैं क्लियर करती हूँ। बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखो बायोकेमिकल कैसे है? बायोकेमिकल इसलिए बोलेंगे इसको क्योंकि इसमें एंजाइम, जैसे आपका स्टार्च है, स्टार्च जैसे एमाइलेज एंजाइम होते हैं, एंजाइम का जब यूज करते हैं तो वो केमिकल हो जाता है, रीजन ऑफ एंजाइम। ओके, और मैकेनिकल क्यों कहते हैं? मैकेनिकल जैसे आप अपने फूड अपने माउथ में लिए तो उसमें जब आप उसको चबाते हैं बाय द हेल्प ऑफ टीथ, किसी ऑर्गन से, जैसे मैकेनिकल हुआ ना फिजिकल प्रोसेस, तो जैसे चिविंग। ठीक है, चिविंग हुआ। दूसरा आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जैसे आपके ईसोफेगस से जब फूड मतलब आपके स्टमक में डाला जाता है, स्टमक में तक भेजा जाता है, तो वो बाय दी जिगजैग मोशन, मैं अभी क्लियर करूंगी, तो उससे भेजा जाता है। तो चिविंग हो गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया, जो कि आपके दो जगह होते हैं। ये आपके होते हैं कहाँ पे? एक आपके होते हैं ईसोफेगस और दूसरा होता है आपका कहाँ पे? इंटेस्टाइन में।
थर्ड मूवमेंट देखिए, थर्ड मूवमेंट चर्निंग मूवमेंट, आपके चर्निंग मूवमेंट जानते हैं क्या होता है? आपके स्टमक में मथा जाता है फूड को, तो ये सब मैकेनिकल प्रोसेस हुए आपके यहाँ पे चर्निंग मूवमेंट इन स्टमक। Okay, so now we clear what do you mean about digestion. Digestion is a process in which breakdown of complex food to simple food, non-absorbed food to absorbed food, and this is polymer of food to monomer. जब तक सिंपल फॉर्म में ना, तो पॉलीमर मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म, उसकी मतलब सॉलिड फॉर्म। और जिस जैसे आप देखिए आपके फूड में स्टार्च है तो उसको ग्लूकोज में तोड़ना, प्रोटीन को अमीनो एसिड तोड़ना, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में टूटना। अब ये सब हमारे जाके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ब्लड में ऐसे तो डायरेक्ट चावल जाएगा नहीं, जैसे ये एब्जॉर्ब हो गया तो ये हो गया। ओके, अब इस प्रोसेस में डाइजेशन में दो प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल। बायोकेमिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एंजाइम्स यूज होते हैं। और मैकेनिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चिविंग किया जाता है। चिविंग मतलब काटा जाता है, मतलब जैसे चबाते हैं जो आपको। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट मतलब आगे फूड को जिगजैग करके भेजा जाता है, और कर्निंग मूवमेंट। ओके, तो ये सारी चीजें हो गए। ओके, अब डाइजेशन के प्रोसेस क्या क्या है, तो हम डाइजेशन के प्रोसेस लिखते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ओके। देखिए प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में क्या क्या है, जैसे पहले क्या करते हैं, इंजेशन। इंजेशन मतलब हम लोग जब फूड माउथ में लेते हैं, इंजेशन। सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब यही जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में तोड़ते हैं, डाइजेशन। थर्ड हम लोग क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्प्शन। अब यही जो डाइजेस्ट फूड है इसको जब ब्लड में एब्जॉर्ब करते हैं। फोर्थ क्या होता है, एसिमिलेशन। जब हम इसी फूड को ग्रोथ के लिए, जो आपका फूड एब्जॉर्ब हुआ है, इसी को जब हम लोग ग्रोथ के लिए पूरे ब्लड में मिला, मतलब पूरी बॉडी को देते हैं, और बॉडी से मतलब सेल को जाता है, तो उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, इजेशन। इजेशन देखिए, इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। आप जो फूड इनटेक किए माउथ में, क्या है, इनटेक ऑफ फूड। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ डाइजेशन। जैसे आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में तोड़ लिए, अब क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा ब्लड में। एसिमिलेशन क्या होगा, ये जो एब्जॉर्ब फूड है इसको यूज करेंगे कौन, आपके सेल। यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय द सेल। बाय सेल फॉर किसके लिए, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ओके, लास्ट में इजेशन अनडाइजेस्ट फूड को स्क्रिट आउट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे डाइजेशन के प्रोसेस हैं। अब हमें डाइजेशन को क्लियर करना है। अब इस यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। ओके, अब मैं थोड़ी सी समरी बताऊंगी। अब यहाँ पे हम आप लोगों को ये क्लियर करेंगे डाइजेशन में आके में हमें पढ़ना क्या, समरी। समरी से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले प्रोसेस मतलब एक हिस्ट्री बता देंगे, फिर उसके बाद तब एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। जैसे सपोज दैट हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। ओके, यू नो दैट डाइजेशन, जैसे हमने फूड लिया, फूड ले लिया ना, फिर इसको क्या किया, इनटेक किया। इनटेक मतलब माउथ में लिया। उसके बाद फूड कहाँ जाएगा, यू नो दैट कि बक्कल कैविटी में जाएगा, अंदर जाएगा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या होगा, फूड में जो हमारा फूड है उसमें क्या होगा, एंजाइम है। कौन सा एंजाइम, सेलाइवा, वो मिक्स होगा। सेलाइवा मिक्स हुआ ना, क्योंकि यहीं से डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो देखिए जो फूड है उसमें सेलाइवा, क्योंकि अभी हमारे माउथ में बक्कल कैविटी में सेलाइवा है, पहला एंजाइम। और चिविंग किया गया तो जिसमें क्या हो गया, बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। जब हम उसको चबाते हैं तो मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, और जब उसको बक्कल कैविटी में मिला देते हैं, सॉरी सेलाइवा मिला देते हैं, तो वो केमिकल प्रोसेस हुआ। तो ये जब फूड में सेलाइवा मिल जाता है तो इस फूड को कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। ओके, अब इसके जो पीएच वैल्यू पूछा जाता है 6.8 हो गया। अब यहाँ से फूड कहाँ गया आपके,
आप डिग्लूटेशन किए ना, मैं एक फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ आपको, वैसे एक बार लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ। स्वेलिंग, निगल लिया आप लोग फूड, कहाँ गया? जब आप लोग स्वेलिंग किए तो कहाँ पहुँचा? ईसोफेगस। ईसोफेगस से कि मैं एक छोटा सा फिगर आप लोगों को ड्रॉ करके यहाँ बताती हूँ। देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे ये हमारा बक्कल कैविटी, थोड़ा सा क्लियर रहेगा ज़्यादा, और यहाँ पे स्टमक, ये इंटेस्टाइन बताती हूँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ से फूड ऐसे ही आगे जा रहा है, यहाँ पे जुड़ जा रहा है, ठीक। देखिए ये हमारा बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में सलाइवा मिला, यहाँ ईसोफेगस, ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स पासेज, केवल पासेज काम करता है, यहाँ से यहाँ पास करता है, ये विंड पाइप में भी पासेज का काम करता है, और आपकी ईसोफेगस में मतलब फूड पाइप में भी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे विंड पाइप लगा, मतलब नॉस्ट्रिल से जो एयर पास करता है, तो ये फूड, यहाँ फेरिंग्स है, ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस से फूड, मैं वही बता रही हूँ, ईसोफेगस से फूड कहाँ जाएगा, और ये आपका पैनक्रियाज। चलिए आगे क्लियर होगा, इसलिए मैंने फिगर बना दिया जिससे आपको समझाते रहे साथ में। देखिए अब ईसोफेगस में कैसे किया? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिग जैग जिग जैग जिग जैग, तो ये क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस। यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं, सिर्फ यहाँ मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा यानी जिग जैग मोशन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा फूड स्टमक में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। अब ईसोफेगस में क्या होगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यहाँ से फूड कहाँ पहुंचा? आपके स्टमक में, यहाँ से स्टमक से फूड। अब यहाँ पे देखिए जो ये बोलस फूड था, जब इस बोलस फूड में आपके गैस्ट्रिक जूस मिल जाएंगे, यही बोलस था ना, बोलस था ना। अब इसी बोलस में जब गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है यानी एंजाइम्स यानी बायोकेमिकल प्रोसेस, गैस्ट्रिक जूस, जब गैस्ट्रिक जूस इसमें मिल जाएंगे और इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 1.5, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द रीजन HCl की वजह से, ठीक है। अब ये बोलस आपके गैस्ट्रिक जूस से मिलने के कारण यहाँ कहलाता है काइम। क्या कहलाता है? वही बोलस यहाँ क्या कहलाता है? काइम। आता है ट्यूशन, कितनी वैल्यू इसका? pH 1.5। देखिए अब आपके स्टमक से ये कहाँ पहुँच रहा है? इंटेस्टाइन, ये डिओडिनम जो ना इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, यहीं से आपका इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, ये पैनक्रियाज है, ठीक है। अब फूड कहाँ पहुँचेगा? इंटेस्टाइन। एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कौन सा मूवमेंट होगा? चर्निंग मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? चर्निंग। मैंने क्या था? अब यहाँ पे देखो गैस्ट्रिक जूस एंजाइम्स भी मिला और चर्निंग मूवमेंट, भोजन को मथा जाता है, कौन सा मूवमेंट? चर्निंग मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट। ओके, यहाँ वो फूड मथा गया, अब काइम जो हो गया अब कहाँ गया? ये इंटेस्टाइन में जाएगा ना, कहाँ पहुँच गया? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। अब एक चीज़ और, इंटेस्टाइन में आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ 3 टाइप के जूस फॉर्म होते हैं इंटेस्टाइन में, 3 तरह के जूस मिलते हैं। देखिए कैसे? एक आपका ये बाइल जूस, यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर है, इधर से बाइल जूस आता है, ठीक है। एक यहाँ पे ये इंटेस्टाइन ये शुरू हो गया डिओडिनम से, यहाँ पे एक बाइल जूस मिल रहा है, एक पैनक्रियाटिक जूस मिल रहा है और यहाँ इंटेस्टाइन का जूस तो मिल ही रहा है। तो यहाँ कौन कौन से जूस मिल रहा है? 3 जूस, ठीक है। बाइल जूस और कौन सा? इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन लिखे हैं, और थर्ड जो है पैनक्रियाटिक जूस। ओके, तो 3 टाइप के जूस मिलते हैं और यही फूड आगे क्या कहलाता है? काइम, चाइम। ये जो काइम, सॉरी ये जो चाइम है, अब ये काइम ही ना, यहाँ पे काइम है ना, अब यही काइम आगे क्या बन जाता है? काइल। जब ये इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो यही जो बोलस है यहाँ पे काइम और यहाँ पे काइल, ठीक है। इसकी पीएच वैल्यू 7.5, क्योंकि यहाँ पे पीएच वैल्यू 7.5, आपके जो एंजाइम्स हो जाते हैं उनका पीएच वैल्यू 7.5। देखिए अब यहाँ से आपके जब यहाँ पे फूड यहाँ पहुँच जाते हैं, देखिए यहाँ फूड पहुँच गए
तो यहाँ पे आपके फूड एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। जब फूड यहाँ आपके पहुँच गए तो यहाँ पे डाइजेशन इंटेस्टाइन में पहुँच गया तो डाइजेशन कंप्लीट। अब आ जाता है एब्जॉर्प्शन की बारी। तो यहाँ पे आपका जब का यहाँ पे क्या हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीट। क्या हो गया, डाइजेशन कंप्लीट। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन पे। एब्जॉर्प्शन कहाँ स्टार्ट होता है, आपके इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्प्शन होता है। आपके इंटेस्टाइन में जो ये माइक्रोबिलाई लगे होते हैं, इसी में ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। माइक्रोबिलाई कह रहे, सॉरी, ये हाँ माइक्रोबिलाई होते हैं, इसी में ब्लड वेसल्स होते हैं, इन्हीं के अंदर डाइजेशन होता है। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया, डाइजेशन नहीं, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया, यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ से, जैसे मैं इसको जूम करके बताती हूँ, ये है आपका इंटेस्टाइन और इसी के अंदर ये आपका इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ पे फूड भरा हुआ है और इसी के अंदर ब्लड वेसल्स लगे होते हैं और इसी वेसल्स में यानी जाके ये फूड मिल जाता है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा फूड, अब ये एब्जॉर्ब फूड कहाँ हो गया, अब देखिए ये एब्जॉर्ब फूड डायरेक्ट कहाँ जाएगा, देखिए जो ये आपका एब्जॉर्ब फूड है, एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा क्लियर करूँगी। एब्जॉर्ब फूड आपके पहले लीवर में आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए एब्जॉर्ब फूड हिपैटिक पोर्टल वेन, किस वेन से, एक आता है वेन होता है हिपैटिक पोर्टल वेन, लिख लीजिएगा फुल फॉर्म आप लोग। यहाँ से पहले लीवर में जाएगा, इसका भी रीजन बताती हूँ। लीवर में जाएगा, लीवर में इसलिए जाता है क्योंकि जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो यहाँ पे स्टोर कर, जैसे कभी कभी आप लोग ज़्यादा खाना खा लेते हो तो यहाँ पे लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, यहाँ पे फूड स्टोर हो जाता है। देखिए अब यहाँ से जो एब्जॉर्ब फूड है हिपैटिक पोर्टल वेन से पहले जाएगा लीवर में। लीवर में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा, जैसे ग्लूकोज फॉर्म में जाता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेता है, जितना जरूरी होता है उतना ही पूरी बॉडी को आपको फिल करता है, उतना ही भेजता है, ठीक है। तो जब एक्स्ट्रा फूड यहाँ पे स्टोर किया जाता है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। फिर यहाँ से हिपैटिक वेन, अब आगे कौन सा वेन है, वेन में ही जा रहा ब्लड, क्योंकि आपका वेन जाके हार्ट से मिलेगा। हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन जाता है हार्ट में। हार्ट में कहाँ, आप जब हार्ट पढ़ाएंगे आप लोगों को, हार्ट मैंने पढ़ाया पिछले लास्ट चैप्टर में, तो वहाँ मैंने बताया था कि हिपैटिक वेन सब ऊपर से नीचे से सारे ब्लड लेके कहते हैं राइट आर्किल में, राइट आर्किल में सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से जाता है, राइट आर्किल में जाएगा ना, और वहाँ से ये पूरी बॉडी पार्ट को दिया जाएगा, बॉडी पार्ट, ठीक है। और बॉडी पार्ट में क्या होता है, अब जब पूरी शरीर में पहुँचा दिया गया, जैसे हार्ट हुआ, मैंने बताया था ना आपको हार्ट का ये स्ट्रक्चर, यहाँ से पूरा, यहाँ पे जो हिपैटिक वेन है ना, यहाँ से जाएगा, यहाँ मिलेगा राइट आर्किल में, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर इस तरह पूरी बॉडी में यहाँ से पूरे बारे में पढ़ाया मैंने, लास्ट चैप्टर आप लोग देखिएगा, वहाँ पे क्लियर होगा, फिर डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब बॉडी पार्ट से ये हमारे कहाँ पर, जैसे आपके देखिए आर्टरी वेन आपके ब्लड में यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखिए ये वेन दिख रहा है, ये तो ये है हिपैटिक वेन, ठीक है, सॉरी मतलब हाँ वेन आपका है, ये वेन पूरी बॉडी पार्ट को मतलब लेके जा, मतलब यहाँ से हार्ट से पहुँचा जाते पूरी बॉडी में, और यहाँ पे इसका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मतलब क्या बताया था, यूज करते हैं सर इसको फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए, एसिमिलेशन होगा। उसके बाद जो एसिमिलेशन के बाद अनडाइजेस्ट फूड का क्या होगा, इजेशन होगा। अनडाइजेस्ट फूड का ये मत सोचना, इजेशन जो अनडाइजेस्ट फूड, तो ये हमारे प्रोसेस हैं। देखिए मैंने आपको समरी बता दिया। अब एक एक टॉपिक को, जैसे पहले क्या किया था, इनटेक किया, पहला प्रोसेस, दूसरा स्वेलिंग, अरे सॉरी डाइजेशन, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट, फिर एब्जॉर्प्शन होगा ये तीसरा, फिर उसके बाद एसिमिलेशन होगा चौथा, फिर इजेशन होगा पांचवा। तो ये आपके सारे प्रोसेस एक समरी बेस पे मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे अब हमें स्टार्ट करना है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या बताना है आपको, कि हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए, जैसे हर काम के लिए अलग अलग सिस्टम होता है, फिर डाइजेशन के लिए सिस्टम होता है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल आता है,
एलिमेंट्री कैनाल, ओके। और दूसरा आपका जो इसके डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है, एक्सेसरी जो सहायक डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं, डाइजेस्टिव पार्ट। देखिए जैसे आपकी क्या है, टीथ, सैलिवरी ग्लैंड, ये सब जो आपके ग्लैंड और ये सब होते हैं, लीवर और पैनक्रियाज, टंग भी है, टंग, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो हम एलिमेंट्री पहले ये टीथ से स्टार्ट करते हैं आप, क्योंकि आपका एलिमेंट्री कैनाल में माउथ में पहला टीथ ही स्टार्ट होगा, ओके बेटा। तो ये मैं क्लियर करती हूँ आगे। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा शायद कट गया था, पता नहीं कहाँ से, और मैं फिर से यही बात क्लियर करती हूँ। टीथ बता रही थी मैं, अगर पता नहीं कहाँ से वीडियो कटा। देखिए टीथ क्या होता है, टीथ की जो वर्जिन होती है इक्टोमेसोडर्मल होती है। मैंने बताया इक्टो क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारा टीथ है, टीथ किसमें, जॉ बोन में अरेंज रहता है, इसलिए इसको थीकोडॉन कहते हैं जी। जॉ बोन में, आपने जो मसूड़े होते हैं जॉ बोन में अरेंज है, इसलिए इसको थीकोडॉन कहते हैं। देखिए जो टीथ का होता है सबसे ऊपर जो पार्ट होता है उसको इनेमल कहते हैं, और इसकी देखो इक्टोमेसोडर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वर्जिन इक्टोडर्म से होती है। और मेसोडर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि जो उसके अंदर इनेमल से नीचे जो थोड़ा सा डेंटाइन पार्ट होता है वो मेसोडर्म होता है, तो इसलिए इसकी वर्जिन इक्टोमेसोडर्मल बोली जाती है, पहली चीज़। और देखिए इसको एमिलोब्लास्ट सेल से इसकी वर्जिन होती है, और इसको ओडोंटोब्लास्ट सेल से। देखिए एक चीज़ और कि जो इनेमल होता है फर्स्ट हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे हमारी बॉडी में पूछा जाता है कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, तो इनेमल बोला जाता है, लेकिन जो सेकेंड है वो डेंटाइन है, ओके। मैंने ये क्लियर किया था। फिर उसके मैंने बताया था कि डायोफाइट डॉट मतलब 2 टाइप, जो 2 बार निकलते हैं, उसके 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। हेट्रोडॉन्ट 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं, और थीकोडॉन्ट जब हमारा, थीकोडॉन्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जॉ बोन में एम्बेडेड इन सॉकेट जॉ बोन, इसीलिए इसको थीकोडॉन्ट कहते हैं, ओके। मैं आगे डायोफाइट डॉट क्लियर कर रही थी, मैं वही क्लियर करती हूँ, वही करना। तो 2 सेट ऑफ टीथ, देखिए जो एक होता है मिल्क टीथ, और दूसरा आपका एडल्ट टीथ, ठीक है, या परमानेंट टीथ। इसी को मिल्क टीथ को ही टेम्परेरी कहते हैं, ठीक है। देखिए जो मिल्क टीथ होते हैं वो लाइफ में एक ही बार निकलते हैं, ठीक है, ओके, इसलिए इन टीथ को मोनोफायोडॉन्ट कहते हैं। देखिए, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो लाइफ में 2 टाइम, मतलब वो जो परमानेंट होते हैं हमेशा, ये कितने होते हैं, ये होते हैं 12, और ये होते हैं 32। देखिए जैसे मैं बताती हूँ आपको, सॉरी मैंने मिल्क टीथ 20 होता है, बता रही हूँ क्या, ठीक है। देखिए जैसे आपके जो टीथ होते हैं, जैसे मिल्क, बच्चों में कौन कौन से टीथ होते हैं, जैसे ये हमारा टीथ है, मैं टीथ का एक बार स्ट्रक्चर बता देती हूँ। टीथ का ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है, ठीक है। अपर जॉ में हमारे टीथ के जो पार्ट होते हैं, जैसे इंसीजर, कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, ये हमारे टीथ का अरेंजमेंट होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो देखिए जो बच्चों में दांत होते हैं, बच्चों में कौन कौन से होते हैं, इंसीजर होते हैं, इंसीजर, ठीक है, कैनाइन होते हैं, बच्चों में प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, और मोलर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और थर्ड मोलर एब्सेंट होते हैं। देखो बच्चों में क्या क्या होते हैं, इंसीजर सॉरी फ्रेंड्स, फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं कहाँ तक मैंने पढ़ाया था, मुझे फिर से आप लोग को समझाना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। देखिए मैं बता रही थी आप लोगों को कि देखिए जो हमारा टीथ होता है, ये मैं यही क्लियर कर रही थी, सॉरी फिर से मुझे करना पड़ेगा सब, कि जो हमारा जो टीथ होता है, यहाँ तो मतलब डायोफाइडॉन 2 सेट ऑफ टीथ होता है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि एक परमानेंट टीथ होते हैं और एक मिल्क टीथ होते हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, जैसे बच्चों का टीथ होता है, जो चाइल्ड टीथ होते हैं। देखिए हमारा जो मैंने बताया था यार, इतना अच्छे से क्लियर किया था, क्या बताऊँ। देखिए ये हमारे अपर जा, लोअर जा, जब भी हम डेंटल फार्मूला निकालते हैं
तो उसका हम हाफ लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो माउथ है, माउथ का हाफ लेंगे, मतलब आपके अपर जा लोअर जा का हाफ लेके। जैसे इसमें देखिए मैंने क्या बताया था, बहुत अच्छे से क्लियर किया था। देखिए जैसे मैंने बताया इंसीजर, ये कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, 4 तरह के मतलब टीथ होते हैं, इसलिए इसको हेटेरोडॉन्ट कहते हैं क्योंकि 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं। देखिए जो बच्चे होते हैं, बच्चों में इंसीजर तो होते हैं 2, कैनाइन भी 1 होता है, लेकिन प्रीमोलर बच्चों में एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? प्रीमोलर बच्चों में एब्सेंट होता है। और मोलर, देखिए मोलर 3 होते हैं, लेकिन बच्चों में 3rd मोलर एब्सेंट होता है। तो ये बच्चों का हुआ। देखिए इंसीजर उन लोगों में 2 होता है, कैनाइन 1 होता है, लेकिन प्रीमोलर बच्चों में एब्सेंट होता है, एडल्ट में होता है। और मोलर भी बच्चों में 3 होते हैं, लेकिन 2 ही होते हैं, इसलिए तो इसको काउंट करेंगे। जैसे 5 1 2, मतलब 5 हुआ, काउंट करिए 2 1 2, 5 हुआ। तो 5 इधर होंगे, 5 इधर होंगे, 5 इधर, 5 इधर, तो 5 × 4 यानी 20। ये 20 टीथ बच्चों में होते हैं, ठीक है। अब जैसे जो परमानेंट टीथ होते हैं 20 तो यही आ जाते हैं, ठीक है, 20 तो यही आ जाते हैं। लेकिन जो बच्चों में एब्सेंट होते हैं वो एडल्ट में तो प्रेजेंट होते हैं। देखिए जैसे मैंने एडल्ट का बनाया है, ये एडल्ट का, ये चाइल्ड का है, तो ये एडल्ट का है, ठीक है। अब देखिए एडल्ट में क्या हुआ, ये देखिए इंसीजर 2, कैनाइन, ये सारी चीज़ें तो यही है। इसमें क्या एब्सेंट था? प्रीमोलर एब्सेंट था ना, तो ये प्रीमोलर अरेंज कर दिए। और क्या एब्सेंट था? 3rd मोलर। देखिए 2 मोलर तो इनमें है, लेकिन 3rd मोलर, 3 मोलर होते हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 मोलर जो एब्सेंट था, 3rd मोलर एब्सेंट था केवल, तो 2 1 और 3, ये 20 तो वही है, तो 3 हो गए। तो अब जैसे 3 इधर अरेंज हुआ, 3 मतलब 3 × 4 12, ये 12 टीथ बच्चों में तो नहीं थे ना, बड़ों में है। तो ये लाइफ में एक ही बार आते हैं, तो मोनोफायोडॉन्ट उसको कहते हैं जो लाइफ में एक ही बार आते हैं। तो ये 12 टीथ एक ही बार आए, इसे मोनोफायोडॉन्ट कहते हैं। देखिए अब हम एडल्ट का फार्मूला डायरेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे 20 आपको इधर कर दिया था, तो आपसे इससे सही बताते हैं। देखिए अब एडल्ट का जो टीथ होता है, इसी को डेंटल फार्मूला बोल सकते हैं, ठीक है। डेंटल फार्मूला ये मैंने समझाया है कि जैसे यहाँ पे कितना है 2 1, देखो इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3rd, ये बच्चों का एडल्ट का है। सेम यही इसकी लोअर जा में भी होगा, 2 1 2 3, तो वो मैं आगे डायरेक्ट यहाँ क्लियर कर दी थी। तो वही कितना हुआ, काउंट करिए, 8 हुआ, 8 वहाँ हुआ ना, और 8 इधर भी, 8 तो वही मैंने 2 कर दिया है, × 2, फिर नीचे भी 8 है ना, तो इधर भी 2 हुआ, तो कितना हुआ 60 = 32। ये मैंने क्लियर कर दिया था, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे फिर से पढ़ाना पड़ा। और मैंने ये बच्चों का डेंटल फार्मूला भी लिख लो, डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड। जैसे इसमें क्या हुआ, इंसीजर इन लोगों में 2 है, कैनाइन है 1, इन लोगों में क्या है, प्रीमोलर एब्सेंट है। देखिए लेकिन एडल्ट में प्रीमोलर था, यहाँ पे प्रीमोलर 0 एब्सेंट है, और मोलर कितना है 2, 3rd मोलर एब्सेंट है, 3rd मोलर एब्सेंट है। ये सब एब्सेंट जो इसमें था, इसमें प्रेजेंट है, ओके। तो यही सेम नीचे भी 2 1 0 2, क्योंकि हाफ लेते हैं, ये हाफ, ये हाफ, ओके।